तो लोक नीति पर हमारे जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने लोक नीति को बनाने की प्रक्रिया, उसके चरण, उसके क्रियान्वयन के स्टेप्स देख लिए। उसके बाद नौकरशाही की उसमें क्या भूमिका होती है, हमारा लेटेस्ट वीडियो उस पर था, वो भी आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट करिए, प्लेलिस्ट में है वो। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतियों के प्रकार पर। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद हम इस पर डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए नीतियाँ बनाता रहता है, चाहे वो सामाजिक नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं या फिर विदेश नीति है जो कि उसको विश्व में बाकी देशों से डील करने में मदद करेगी। व्यापारिक नीतियाँ भी होती हैं किसी देश की अपनी। यहाँ हम सामाजिक दायरे में रहकर अपना डिस्कशन रखेंगे, उन पॉलिसीज़ की बात करेंगे, उन नीतियों की बात करेंगे जो समाज के वर्ग से जुड़ी हैं, समाज के कल्याण से जुड़ी हैं। इन सब पर हम अलग-अलग जब इनके विषय की बारी आएगी तब वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम सामाजिक नीतियों में से जो 4 प्रमुख नीतियाँ हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जिस नीति पर चर्चा होगी वो है वितरणात्मक नीति। वितरणात्मक नीति यानी कि वितरण करना, कुछ बाँटना। तो एक देश में आपको पता है हर तरह के सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोग रहते हैं। जो थोड़े से सक्षम वर्ग के लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सरकार पर निर्भर नहीं होना होता है, उनके लिए नीतियाँ ज़्यादातर बनाई भी नहीं जाती हैं। नीतियाँ बनाई जाती हैं मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम में भी निम्न मध्यम वर्ग के लिए, या फिर जो बिल्कुल ही निचले स्तर के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर जातिगत रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो कोई एक ऐसी नीति जिसमें सरकार अपने संसाधन को या किसी क्रिया के होने वाले लाभ को या फिर किसी तरह की सुविधा को, ये 3 चीज़ें हैं जो लोगों को देकर हम उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं, सुविधा या सेवा आप कहिए। इनमें से कोई एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ जब किसी एक विशेष वर्ग के उत्थान के लिए की जाती है। कोई विशेष वर्ग हो सकता है, कोई विशेष व्यक्ति हो सकते हैं किसी तरह के, या कोई विशेष क्षेत्र भी हो सकता है। आपको दिखाई दिया कि किसी एक क्षेत्र में या किसी एक वर्ग को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है जो उसे नहीं मिल पा रही है, उसकी आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से। आपने क्या किया, आपके पास ऑलरेडी संसाधन है, आपके पास वो लाभ है जो उन्हें दिया जाना है, या आप वो सुविधाएँ, वो सेवाएँ अफ़ोर्ड कर सकते हैं जो इन लोगों को चाहिए। आप क्या करते हैं, आप एक नीति बनाकर उन लोगों तक, उस वर्ग तक वो संसाधन, वो लाभ, वो सुविधा पहुँचा देते हैं। उसके लिए आप जो नीति तैयार करेंगे वो आपकी वितरणात्मक नीति होगी। आम तौर पे जो भी सामान्य नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो इसके दायरे में आती हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए बेसिक्स आपको पता है, कल्याणकारी राज्य की बार-बार हम चर्चा करते रहते हैं। लोक प्रशासन, जो वर्तमान लोक प्रशासन है, वो सारा टिका ही इस पर है कि राज्य को आप कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट करिए। धीरे-धीरे से ही आप उस दिशा में आगे बढ़िए, जहाँ पर वंचित वर्ग ना रहे, उनके लिए कोई न कोई एक नीति, कोई न कोई एक संगठन हमेशा तैयार रहे। तो उस कल्याणकारी राज्य को लागू करने के लिए सामान्य नीतियाँ ज़रूर बनाई जाती हैं, उनमें से अधिकतर जो हैं वो वितरणात्मक होती हैं। यहाँ हम उदाहरण के तौर पे अगर देखते हैं, तो जन स्वास्थ्य सुविधाएँ जो होती हैं किसी भी देश में, हमारे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो जो सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, जहाँ पर मिनिमम खर्च में कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएँ दे दी जाएँ। हालाँकि वास्तविक स्थिति फिर से मैं कहूँगा, हर एक वीडियो में जब भी लोक नीति की बात आती है, जब भी प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी की बात आएगी, हमें पता है क्या-क्या स्थिति है। लेकिन भी थ्योरी में हमें जो मिला है, हमें उस पर चर्चा करनी होती है। तो जन स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई, किसी तरह की खेती के जो यंत्र हैं, उन पर अगर सब्सिडी दी जा रही है, इसके लिए जो नीति बनाई जाएगी, वो क्या होगी? अभी हमारे देश में जैसे चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे? कृषक सम्मान निधि या ऐसा कुछ कहा जाता है। जो साल में 4 बार 2-2 हज़ार रुपए करके किस्त किसान के खाते में डाली जाती है। इस तरह की एक स्कीम चल रही है। एग्ज़ैक्ट नहीं अभी मुझे ध्यान क्या है उसके सारे फंडामेंटल्स। ये क्या है? एक एक वर्ग है, कृषक वर्ग। उसकी आर्थिक स्थिति देश के अन्य व्यापारी वर्ग से, नौकरी पेशा वर्ग से थोड़ी-सी बदतर है। हर एक किसान की नहीं, लेकिन ज़्यादातर किसानों की। हमारे देश की लगभग 50% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में है। उनमें से 2-4% ऐसे होंगे जिन्हें आप समर्थ किसान समझ सकते हैं। बाकी सब बस अपना गुज़ारा कर रहे हैं। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कुछ सुविधाएँ चाहिए। उन्हें अपनी खेती के कामों के लिए यंत्र चाहिए, उन्हें बीज वगैरह पर, खाद वगैरह पर जो है, जो कि महँगी आती हैं, उन पर छूट चाहिए, तो उसके लिए उन्हें सब्सिडी दे दी जाती है। क्या हुआ इससे? हमने एक खास तरह का लाभ दे दिया उस वर्ग को, और उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए एक नीति बना दी गई। तो वो नीति कैसी होगी? वितरणात्मक नीति होगी। अगली नीति है पुनर्वितरणात्मक नीति। वितरण करना, बाँटना है, तो पुनर्वितरणात्मक नीति का मतलब हुआ पहले किसी से लेना, किसी एक वर्ग से लिया जाता है, फिर दूसरे वर्ग को दिया जाता है। यहाँ भी किसी एक वर्ग को कुछ दिया जा रहा है, लेकिन ये इन जनरल है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि जो किसी व्यक्ति को सुविधा या लाभ दी गई है, वो पहले किसी दूसरे वर्ग से ली गई है। किससे ली जाएगी? ऑब्वियसली जो वर्ग संपन्न होगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, जिसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे। खासतौर पे पुनर्वितरणात्मक नीति जो है, आर्थिक लेन-देन में आप कह लीजिए कि डील करती है। जहाँ पर पैसे या कोई वस्तु डायरेक्ट लेकर और दूसरी जगह दी जा रही है, वो पुनर्वितरणात्मक नीति के अंदर आते हैं। तो संपन्न वर्ग से लेकर और विपन्न वर्ग, यानी कि जिसके पास अभाव है, जो वंचित हैं, उन्हें देना, उनकी किसी तरह की आर्थिक सहायता करना, मोस्टली पुनर्वितरणात्मक नीतियों में आता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं पुनर्वितरणात्मक नीति के। आरक्षण, वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर कंसेप्ट। आरक्षण क्या है? एक नौकरी के लिए मान लीजिए 40 उम्मीदवारों की आवश्यकता है। उसमें देखिए, थ्योरी तो ये कहती है कि काम को करने के लिए जो कर्मचारी हैं वो क्या होने चाहिए? योग्यतम होने चाहिए, उनके पास अधिक से अधिक शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए, और जो भी हमारे हेनरी फेयल जैसे विचारकों ने भी कुछ नियम बताए थे, जो संगठन में कार्य जो कर्मचारी हैं उनके पास होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। पर क्या होता है, आपके पास समाज में एक एक कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसी जातियाँ, भारत के एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में बात करें तो, हैं जिन्हें
मतलब विकसित होने का अवसर नहीं मिला था। तो अब क्या किया गया है, हमारे संविधान में प्रावधान कर दिया गया है कि हम उन वर्गों को कुछ उनके स्तर से ज़्यादा आगे जाने का अवसर देंगे। किस तरह से देंगे? हम एक आरक्षण लागू कर देंगे। अब वो जो 40 पोस्ट जिस पर 40 आपको व्यक्ति चाहिए थे, जिनके लिए बेसिक आइडिया क्या था कि शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कार्य का और कुछ और पर्सनल जो ट्रेड्स हैं वो होने चाहिए। अब आपने उस 40 में से 10 या 12 या 15 कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया कि इस पर एक अलग से और योग्यता आपको चाहिए, आप एक पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति होने चाहिए। वो 40 में अगर आप 40 के 40 योग्य व्यक्तियों को लगाते, अदरवाइज़ मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर्टिकुलर कास्ट से जो लोग आएँगे वो योग्य नहीं है, पर एक सामान्य 40 व्यक्तियों को आप लगाते, उनमें से आपने 10 सीटों को वहाँ से ले लिया। आपने वो 10 सीटें किसी और को दे दी, जिनके सामान्यतः चांस नहीं थे कि उन 40 से कम्पीट कर पाएँ। ये आरक्षण एक तरह की पुनर्वितरणात्मक नीति है। बहुत गहरा कांसेप्ट, एक हल्का-सा कांसेप्ट ले लेते हैं। राशन वितरण का ले लीजिए आप। खासतौर पे कोविड के बाद जो हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने की घोषणा हुई है, उससे पहले भी हमारे देश में बहुत समय से बीपीएल कार्ड्स वगैरह के थ्रू जो है राशन बाँटने की एक परंपरा सी चली आ रही है, एक नीति बनाई गई थी। इसमें क्या होता है, वही फिर से वो आर्थिक रूप से गरीब वर्ग, अब यहाँ पर जाति की बजाय आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर आपको एक विशेष वर्ग का हिस्सा मान लिया गया है। जहाँ ज़्यादा है सरकार वहाँ से खरीद लेती है। गेहूँ खरीदती है, बाजरा खरीदती है, चावल खरीदती है, सरसों का तेल खरीदती है। वो उन्हें देती है जिनके पास खरीदने की क्षमता नहीं है। उन्हें सरकार नॉर्मल से रेट्स में, सब्सिडाइज़्ड रेट में, और अभी कोविड के बाद से तो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। ये भी एक तरह की पुनर्वितरणात्मक नीति है। एक और थोड़ी-सी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ में आए तो आपने कराधान, टैक्सेशन सिस्टम देखा होगा हमारे देश का। हमारे देश के टैक्सेशन में स्लैब्स पाए जाते हैं। उम, कुछ 2.5 लाख तक 0% टैक्स लगता है, उसके बाद 5%, 10% इस तरह से चलता है। 30% मैक्सिमम टैक्स है इनकम पर हमारे देश में। अब देखिए, इस पूरे कांसेप्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो साल के 2.5 लाख कमा रहा है, उसे कोई टैक्स नहीं देना है। पर वो क्योंकि सरकार की सुविधाओं का उपयोग तो कर रहा है। अब उस उपयोग के लिए सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा? उस व्यक्ति से जो ज़्यादा कमा रहा है, उससे सरकार ज़्यादा टैक्स लेगी, बजाय उस व्यक्ति के जो कम कमा रहा है। साधन संपन्न है, उससे लिया, किसको दिया, किसकी सुविधा में खर्च किया? जिसके पास कम संसाधन है। तो संपन्न से लेकर विपन्न को देने की जो नीति है, वो पुनर्वितरणात्मक नीति होती है। वितरणात्मक और इसमें बस इतना सा अंतर है, यहाँ आपको डायरेक्ट सरकार अपने कोष से दे रही होती है, यहाँ पर आपको पहले एक स्टेप और देखने को मिलेगा, कहाँ से लिया जा रहा है। यानी कि 2 वर्गों के बीच में लेन-देन होगा, सरकार एक माध्यम होगी सिर्फ़। इस तरह से इसको थोड़ा समझा जा सकता है। डिटेल में बहुत ज़्यादा इस पर जब पर्टिकुलर एक-एक नीति पर बात की जाएगी, तब हम और ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ़, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी बहुत पास है, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ ना हो जाएँ, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल में एग्ज़ाम में नहीं आता है, और अगर आपने कांसेप्ट पढ़ रखे हैं, तो रिवीजन के तौर पे काफ़ी शॉर्ट रखना ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो हालाँकि मैं नहीं रख पाऊँगा, डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाता है, पर जितना हो सके हम इसको लिमिट में रखने की कोशिश करेंगे। नियामक नीतियाँ इसके बाद आती हैं। नियामक नीतियाँ यानी कि रेगुलेटरी पॉलिसीज़। अब इस पर एक शॉर्ट में मैंने पहले बात की थी कि रेगुलेटरी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, नियामक आयोग क्या होते हैं। आइडिया क्या है, कांसेप्ट क्या है? वो ये है कि जनता को किसी तरह से जो डील करने वाली संस्थाएँ हैं, वो उनके साथ कोई ठगी ना करें, उनके जो है उनका फ़ायदा ना उठाएँ। जैसे आप कंज़्यूमर पॉलिसी को देख लीजिए, जो उपभोक्ता सुरक्षा नियम कह लीजिए आप उसे, नीति कहिए। क्या होता है, उपभोक्ता है, कोई भी व्यक्ति कुछ खरीदने जा रहा है, जो सेवा प्रदाता है, जो वस्तुओं को बेचने वाला विक्रेता है, वो गलत तरीके से उनके साथ ठगी ना करे, वो उन्हें किसी वस्तु के दाम दूसरों से ज़्यादा ना ले पाए, या किसी भी तरह की सेवा में जो उसने प्रॉमिस किया है पैसों के बदले में, उसमें वो कोई गड़बड़ ना कर पाए। इसके लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं। अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई विक्रेता उसका पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ वो कंज़्यूमर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर उसके लिए जो है सज़ा का भी प्रावधान है, वहाँ पर उसके लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। तो एक संस्था आई आपके पास उपभोक्ता सुरक्षा के लिए, उसने कुछ नीति बना दी, हुआ क्या? जनता को फ़ायदा हो गया कि उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। उपभोक्ता सुरक्षा के अलावा आप और कुछ और देख लीजिए, आप अगर शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत अवेयर हैं, तो सेबी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक नियामक संस्था है, नियामक संस्था जो मैंने बताया अभी। तो इस तरह की कुछ संस्थाएँ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नियम कानून बनाने का और उनको पालन करवाने का काम करती हैं। ये अपने आप में कोई फिज़िकल टास्क नहीं करती हैं, ये बस लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करेंगी, या फिर अपने आप से जो मार्केट में हो रहा है उन ट्रेंड्स को देखकर और उसके लिए नियम कानून पहले से बना देती है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने दायरे से आगे जाके जनता के साथ गलत ना कर पाए। तो इस तरह की नीतियों को नियामक नीतियाँ कहा जाता है, जो ज़्यादातर या तो नियामक संस्थाएँ बनाएँगी, या सरकार इनके अलावा भी बना सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार को पहले नियामक संस्थाएँ बनानी ही हैं। सरकार खुद भी कुछ नीतियाँ बना सकती है, जो कि आप कह लीजिए कि बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। बिहेवियर में अब वो सब आ गया। एक व्यापारी है, एक कोई ज्वेलर है, मान लीजिए वो सोने के आभूषण बेच रहा है, वो अपने आभूषणों को जब तक हॉलमार्क नहीं कराएगा, आप उसकी जो खरीदारी है वो लीगल नहीं कर सकते, उसको पक्का बिल नहीं दे सकता वो। तो उसके लिए क्या है, नियम बनाए गए हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पर वो आपको गलत चीज़ ना बेच पाए, आपको गलत सुविधा ना दे पाए, या आपको जितनी सुविधा दी जा रही है उसके लिए ज़्यादा दाम ना आपसे ले पाए, किसी तरह का फ्रॉड ना कर पाए, इसके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो नियामक नीतियाँ होती हैं। आर्थिक में भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं जब हम आर्थिक नीतियों की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि जनता की सुरक्षा से जुड़ी है, तो इसे मैं सामाजिक वर्ग में ही कंसीडर करके और यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। सुरक्षात्मक नीतियों की अब हम बात करेंगे। नियामक और इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। नियामक क्या होती हैं, वो ज़्यादातर बिज़नेसेज़ में, मार्केट में काम करती हैं, और वो पहले से नियम बनाकर रख देती हैं, जिससे आप एक उपभोक्ता और विक्रेता वाला संबंध समझिए, वहाँ पर काम आती हैं। सुरक्षात्मक नीतियाँ इन जनरल, सामान्य तौर पर समाज में अलग-अलग जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिन्हें वल्नरेबल वल्नरेबल यानी कि वो वर्ग जिनके ऊपर खतरे का, जिनके साथ गलत किए जाने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, जो अपने आप में एक कमज़ोर वर्ग हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसे पोषक
तत्वों से भरपूर खाना नहीं मिलता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हर बदलते मौसम में कोल्ड का शिकार होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन उसको बार-बार होता रहेगा, किसी तरह की चोट उस पे लगती है, तो उसको ठीक होने में उसे ज़्यादा समय लगेगा। तो वो वल्नरेबल होता है। कमज़ोर एग्ज़ैक्ट इसका वर्ड मीनिंग नहीं है, वल्नरेबल मतलब जो ओपन होता है टू एनी काइंड ऑफ हार्म्स, किसी भी तरह के नुकसान के लिए। तो समाज में ऐसे कमज़ोर वर्ग ज़्यादातर हम अगर देखें विकासशील देशों के अंदर मैं यहाँ बात करूँ, तो महिलाएँ, बच्चे, बुज़ुर्ग। हुँ। शायद परसाई जी का कथन है ना कि दिवस कमज़ोर का मनाया जाता है। तो महिलाएँ से मुझे ध्यान आ गया, महिला दिवस हम मनाते हैं। कांसेप्ट ये होता है कि परसाई जी की बात पूरी करते हैं पहले। उन्होंने कहा था कि कहीं पर आप दरोगा दिवस मनाते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि दरोगा जो है वो मजबूत आदमी होता है। कमज़ोर व्यक्ति के दिवस मनाए जाते हैं। तो वहीं से अगर हम लें तो जिनके दिवस मनाए जाते हैं या जिनके लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं, सीधी-सी बात है कि वो कमज़ोर वर्ग हैं, इसलिए उनके लिए नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। आपको राशन बाँटने की नीति क्यों लानी पड़ी? क्योंकि आपके देश में ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, जिन्हें इतनी जो कमाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। कारण बहुत सारे हैं उसके पीछे। सरकार कारणों के लिए उत्तरदायी नहीं है। सरकार ने किसी के घर से कुछ छीन नहीं लिया है। उन लोगों की खुद की कमियाँ, उनमें शिक्षा की कमी, जनसंख्या वृद्धि जो भी अपने आप में अशिक्षा की वजह से आती है, या कई और कारण भी होते हैं। लेकिन अगर ऐसे वर्ग एक्ज़िस्ट कर रहे हैं, जिनको वल्नरेबल आप कहेंगे, तो उनके लिए आपको नीतियाँ भी बनानी पड़ेंगी। तो सुरक्षात्मक नीतियों में महिलाओं के लिए जिस तरह के कार्यस्थल सुरक्षा नियम आपने सुने होंगे। हरियाणा की मैं बात करता हूँ, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाइए या किसी भी तरह की सरकारी संस्थाओं में खासतौर पे, जहाँ थोड़ा-सा फंड अच्छा आता है, वहाँ पर आपको दीवारों पे बड़े-बड़े स्लोगन लिखे मिलेंगे, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार दंडनीय है। तो ये नियम या नीति इसीलिए बनाई गई है ताकि महिलाएँ सुरक्षित रहें। बच्चों के लिए बाल श्रम निषेध कानून हमारे देश में काफ़ी समय से एग्ज़िस्ट कर रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में, ढाबों पर, चाय की दुकानों पर और बहुत सारी जगहों पर बच्चों से श्रम करवाया जाता है। एक तो उनका मानसिक विकास रुक जाता है, दूसरा उनको पूरा उनका मेहनताना नहीं दिया जाता है, तो 2 तरह से इनका शोषण हो रहा होता है। उसके विरुद्ध जो है इस तरह के कानून लाने पड़ते हैं, नीतियाँ लानी पड़ती हैं। बुज़ुर्गों की बात करें तो इनके लिए भी इनके मान-सम्मान से संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कानून का, लेकिन इस कानून के ऊपर बुज़ुर्ग शिक्षा के लिए कानून, सीनियर सिटीज़न की सेफ्टी के लिए कानून के ऊपर यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था। अगेन ये कांसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों के लिए एक और हमने देखा होगा जो टीकाकरण के अभियान चलाए जाते हैं। इंद्रधनुष करके स्कीम सरकार ने चला रखी है, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा। लगभग हर वो तरह की बीमारी जिसके लिए वैक्सीन एक्ज़िस्ट करती है, जो बच्चे को लगाई जा सकती है, हमारे देश में ऑलमोस्ट फ्री है। किसी भी सरकारी संस्था में जाकर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को वो टीके लगवा सकता है। क्यों किया जा रहा है? बच्चे वल्नरेबल हैं। पोलियो के अगेंस्ट, डिप्थीरिया के अगेंस्ट, टीबी के अगेंस्ट और भी बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट। उससे बचाव के लिए क्या किया जाना है? उनको जो है टीकाकरण दिया जाना है। तो कमज़ोर की सुरक्षा के लिए नीति बना दी गई। क्या बना दी गई? कंपल्सरी टीकाकरण की। आंगनवाड़ियों में, स्वास्थ्य केंद्रों में आशा वर्कर जो हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलती-जुलती हैं, जहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, उनकी रिकॉर्ड रखती है, उनके रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और उनको समय पर टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये नीति क्यों बनाई गई? ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। किससे सुरक्षित रहें? बीमारियों से। महिलाओं के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, बुजुर्गों के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, दिव्यांगों के लिए हमारे देश में बहुत सारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं। दिव्यांगों को दिव्यांग कहने की शुरुआत भी कुछ वर्ष पहले हुई है। वो इसलिए हुई है ताकि वो अपने आप को डिग्निफाइड महसूस करें। तो ये सब नीतियाँ हैं जो ज़्यादातर सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, इन पर हमने अब डिस्कशन कर लिया है। लोक प्रशासन पेपर 2 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अगले कुछ वीडियोज़ में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट पर चर्चा करेंगे, जिनमें क्वेश्चन आने की संभावना है, जो पीवाईक्यूज़ में रिपीट पर आते रहते हैं। कोशिश करूँगा एक आध वीडियो डेडिकेटेड पीवाईक्यूज़ पर अगर हो पाए कोई पैटर्न या इस टाइप का। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।